9th class history textbook, and we are going to start with our first chapter, that is French Revolution. Okay. So on the morning 14 July 1789 the city of Paris was in the state of alarm. ठीक है. So 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस सिटी था वो काफी अलार्मिंग था, यानी वहां पे बहुत कुछ कैओटिक कंडीशंस चल रही थी. ठीक है, यानी भगदड़ मच रहा था, लोगों के बीच में काफी रिमर्स फैल गया था. क्यों फैल गया था? क्योंकि जो किंग के आर्मी कमांडर्स थे वो क्या कर रहे थे, पूरी सिटी में घूम रहे थे. उनको देख के यानी कि सारे लोगों में, लोकल पीपल में काफी यहाँ पे भगदड़ मची हुई थी. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि रिमर्स फैल गया था, किसी ने फैलाया होगा. क्या फैला था कि यहाँ पे जो राजा है वो जल्दी ही क्या करेंगे, अपने आर्मी को यानी कि फायर करने को कह देंगे और लोगों के ऊपर, वहां के लोकल पीपल के ऊपर क्या करेंगे, फायरिंग, गन से फायरिंग शुरू कर देंगे. ठीक है, जिससे कि वो सारे लोगों की जान ले सकते हैं. जब लोगों में ये बात फैली कि लोगों को अब मार दिया जाएगा, तो यहाँ पे लोगों ने भी अपने बचाव के लिए कुछ काम शुरू किया. ठीक है, तो कितने लोग थे वहां पे? टोटल 7000 मैन एंड वुमेन एक टाउन हॉल में इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे तो नहीं मरेंगे. ठीक है, हम अपने लिए तो लड़ेंगे. उन्होंने खुद की अपनी ही एक आर्मी बना ली. और इसलिए अब आर्मी तो मतलब क्या है कि जो राजा के लोग हैं, सैनिक हैं, कमांडर्स हैं, उनके सामने जाके खड़े तो नहीं हो जाएंगे मरने के लिए, और इनके पास तो आर्म एम्यूनिशन है नहीं. ठीक है, तो अब इन्होंने जो अपनी मिलिट्री बनाई है उनको क्या चाहिए, अब यहाँ पे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी चाहिए, लड़ने के लिए हथियार, गोले बारूद भी तो चाहिए. तो इसलिए उन्होंने पूरे जो शहर में गोले बारूद और आर्म्स एम्यूनिशंस की सर्च शुरू कर दी. देन group of several hundred people marched towards the eastern part of city and stormed the fortress prison. तो यहाँ पे फोर्ट्रेस प्रिजन है यानी जेल है, वहां पर लोगों ने कई सारे लोगों ने मिलके ग्रुपिंग करके यहाँ पे जेल की तरफ आगे बढ़े. क्यों बढ़े? क्योंकि उन्हें आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए था. ठीक है, हथियार चाहिए थे. तो ये फोर्ट्रेस प्रिजन कहाँ है? बेस्टिले में है. बेस्टिले उन्होंने सोचा कि बेस्टिले में काफी आर्म्स एम्यूनिशन उन्हें मिल सकते हैं, इसलिए वो उस तरफ बढ़े. ठीक है, और वहां जाके उन्होंने फाइटिंग शुरू कर दी. बेस्टिले के कमांडर जो वहां पे था, उस प्रिजन का कमांडर था, उसे मार दिया. और जब उन्होंने ऐसा किया तो वहां के जो 7 प्रिजन थे जो उस वक्त मुजरिम थे, ठीक है, तो उन्हें भी रिलीज कर दिया. देन बेस्टिले हमेशा से ही काफी लोग पसंद नहीं करते थे उसे. बेस्टिले जो जगह है उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहां पे राजशाही चलता था, वहां राजा की हुक्म काफी मानी जाती थी और लोगों को यहाँ पे काफी परेशान किया जाता था. अब जब वहां पे उन लोगों ने प्रिजन को जलाया है, बेस्टिले के जो प्रिजन्स को जलाया है, ठीक है, तो कई लोगों ने उसके जो कई सारे स्टोन्स और कुछ ना कुछ अपने यादगार कि हमने उस जगह को जलाया था, किस तरीके से उसे जलाया था, तो यादगार के रूप में उन्होंने कई स्टोन्स, फ्रेगमेंट्स, जो उसके टुकड़े वगैरह थे वो सब ले लिए. ठीक है, और कईयों ने तो उसे मार्केट में भी बेचा कि हमने, यानी कि इसका ऐसे मार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन की उसे उड़ाया गया था. ठीक है, उस जगह को जला दिया गया था, तोड़फोड़ कर दिया गया था. तो उस हिसाब से यानी कि वहां के जो चीजें थे उसे मार्केट में भी बेचा जा रहा था कि ये डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है. ठीक है, तो आप इसे कैसे रख सकते हैं कि आप हमेशा एक यादगार के रूप में रख सकते हैं कि इसका डिस्ट्रक्शन, बेस्टिले का डिस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ था. ठीक है, as a market those who wish to keep as a subversion of its destruction. Now the days that followed so more riotic. ठीक है, वहां पे काफी दंगे मच गए थे पेरिस में और पूरे कंट्री साइड में. ठीक है, और ज्यादातर लोग किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्यों लोग भड़के हुए थे? क्योंकि वहां का जो खाना था, ब्रेड था, रोटी थी, वो क्या हो गए थे, काफी महंगी हो गए. तो खाना महंगा यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे ये कंडीशन तो आनी थी. ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या है, स्टार्टिंग है. रिवॉल्यूशंस जितने भी हुए हैं उनकी स्टार्टिंग क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है. यहाँ पे ये सारी जो कंडीशन आई थी वो क्यों आई थी वो हम आगे देखेंगे कि लोग इतने क्यों भड़के कि उन्होंने बेस्टिले, ये जो पूरी जगह है, इसको आग लगा दी. ठीक है,
और राजा से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो रीजन क्या था कि लोगों को राजा के खिलाफ इतना ज्यादा यानी कि बहुत नाराजगी हो गई थी। क्यों नाराज हो गए थे, क्या कंडीशन था, ठीक है, वो अब हम आगे देखेंगे। सो इन दिस हिस्ट्री चैप्टर देयर इज 6 chapters in the first chapter only. ठीक है, 6 small chapters are included in our first chapter. So here is the first part. Okay, 6 parts are there. So let us start with the first part of the first chapter. French society during the late 18th century. So late 18th century में, ठीक है, क्या हुआ था, क्या शुरुआती पॉइंट थे जिसकी वजह से पेरिस में वो कंडीशन आई थी जो हमने आगे देखा था। ठीक है, सो सी in 1774 Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. So यहाँ पे क्या रहा है, 1774 में लुइस 16 को राजा बना दिया गया जो कि एक बर्बन फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन्हें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा दिया गया। उस वक्त वो कितने थे, 20 इयर्स के, जब उनकी शादी हुई थी। किससे शादी हुई थी, एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। ठीक है, क्या नाम था उनका, मैरी एंटोनेट। देन जब वो राजा बने तो उन्होंने क्या पाया कि उनकी जो ट्रेजरी है वो खाली है। ठीक है, यानी कि उनकी धन संपत्ति क्या है, बिल्कुल खाली है, उनके पास कुछ धन संपत्ति नहीं है। और इसका रीजन क्या था कि उनके पास धन संपत्ति न होने का रीजन क्या था, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड। ठीक है, लॉन्ग ईयर, काफी साल से फ्रांस क्या कर रही थी, लड़ रही थी, दूसरों के साथ हमेशा लड़ाई कर रही थी। अब लड़ाई करने से हमेशा यही होता है कि क्या होता है, पैसे लग जाते हैं। ठीक है, तो धन संपत्ति उनकी क्या हो गई, खाली हो गई, सारे रिसोर्सेस खाली हो गए। ठीक है, सो वॉर तो था ही, वॉर के साथ एक और चीज एडेड था। क्या था, मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एंड द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस। सो उनके पास एक वर्सेलिस का भव्य पैलेस था। ठीक है, बहुत शानदार पैलेस उन्होंने बनाया था वर्सेलिस में। ठीक है, सो जितना भव्य महल होता है उसकी देख दिखाव मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, उनका काफी पैसा खर्च हो जा रहा था। क्लियर, सो 2 चीजें थी, एक तो उनके जो भव्य महल था उनके अंदर नौकर चाकर चीजों को साफ सफाई करना। ठीक है, और जो वहां के मंत्री वगैरह थे सबके सैलरीज सबकी जा रही थी, कुकिंग वगैरह, सब्जी भाजी जो भी था, सारा राशन जो था, वो सारी चीजों में क्या हो रहा था, काफी शानदार तरीके से वहां पे लोग रहते थे। इसलिए क्या था कि काफी खर्चा था उसका। सो उसमें काफी पैसा लग रहा था और दूसरा किसमें, वॉर में लग जा रहा था। Then under Louis 16 the France helped the 13 और इन्होंने क्या किया, लुइस 16 ने, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनकी इंडिपेंडेंस हासिल करने में मदद की। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, जबकि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने क्यों उनकी हेल्प की, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करने में कितना पैसा लगा होगा, पूरे फ्रांस पेरिस का यहाँ पे कितना पैसा लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे उनका जबकि कोई लेना देना नहीं था। क्यों उन्होंने इनका हेल्प किया, फ्रांस ने अमेरिकन की हेल्प की, क्योंकि ब्रिटेन उनका जो क्या था, कॉमन एनिमी था, उनका कॉमन दुश्मन था। सिर्फ ब्रिटेन से दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने यहाँ पे अमेरिकन की हेल्प की और इसकी वजह से वो काफी कर्जदार हो गए। ठीक है, तो उनकी हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या लिया, जो जमींदार वगैरह थे, लेंडर्स थे, उनसे पैसा लिया। ये बिलियन लिबरेस और लिवर्स यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पर बिलियन लिवर्स यानी उस वक्त जो पैसा चल रहा था 1774 में, वो लिबरेस चल रहा था। ठीक है, सो उन्होंने क्या लिया, दूसरों से कर्जा लेके दूसरों की हेल्प की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो लोग देनदार थे उन्होंने क्या किया, उसे और बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि उसमें टैक्स लेने लगे। ठीक, lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest। उस पे क्या लेने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे 10%, जो उन्होंने लोन दिया था। ठीक है, उस पे इंटरेस्ट लेने लगे। तो इससे क्या हो गया, उनका जो बिलियन लिवरेज था वो क्या हो गया, 2 बिलियन लिवरेज बढ़ गया। ठीक है, डायरेक्टली वो हर एक दिन क्या होता है, परसेंट यानी कि इंटरेस्ट उन पर जो भी पैसा था उस पर बढ़ता ही चला जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपनी ट्रेजरी को भर नहीं पा रहे थे। सो अब उस ट्रेजरी को भरा कैसे जाए, तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला,
ठीक है। तो फ्रेंच कंपनी ने इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, तो यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने क्या किया, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, आर्मी को भी मेंटेन करना है, ठीक है, अपने मंत्रालय को भी करना है, गवर्नमेंट को करना है, यूनिवर्सिटीज को करना है, सबको हर जगह क्या चाहिए, पैसे ही चाहिए। विदाउट मनी दे कांट रन ऑल दिस ऑफिसेस। ओके, सो दे वर फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, तो उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स इंक्रीज किया। ठीक है, सो इंडिया का याद कीजिए, इंडिया में भी क्या किया गया था, टैक्सेस इंक्रीज किया गया था। ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज किया तो लोग, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टैक्सेस की, किसकी थी, लोकल पीपल की। ठीक है, सो वो क्या बनते गए, और कर्जदार बनते गए। बस यहाँ पे भी यही हाल है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। सो यहाँ पे टैक्स किस तरीके से देना था, उसके लिए पहले जान ले कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी एंड ओनली मेंबर्स ऑफ 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। सो दिस इज द 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी। क्लर्जी क्या है, यू कैन सी ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन ऑफ द चर्च, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, सबसे ऊंची कौन होता है, ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो क्लर्जी है, क्लर्जी क्या है, यानी कि हाई प्रीस्ट, जो चर्च में सबसे ऊंचे ओहदे में होते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, क्लर्जी। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं, सबसे ऊंचा ओहदा मिलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी। सो नोबिलिटी में कौन आएगा, जो काफी हाई क्लास पीपल होते हैं वो सब नोबिलिटी में आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राजपूत, क्षत्रिय, वैसे यहाँ पर आते हैं। और थर्ड इसमें क्या आते हैं, देखो यू कैन सी बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, देन पीजेंट एंड आर्टिसंस और स्मॉल पीजेंट लैंडलेस लेबर। ठीक है, सो इनमें ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं, खासकर बिजनेसमैन। ठीक है, तो बिजनेसमैन भी क्या कर रहे हैं, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स है, ये सब क्या कर रहे हैं, इनको भी टैक्स भरना होता है। पीसेंट आर्टिसंस, जो कि कुछ अपना ही काम करते हैं अलग से, यानी जैसे कारपेंटर, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, ये सब इनमें आते हैं। तो इनको भी क्या करना पड़ता है, इनको भी देना पड़ता था टैक्स। और उन सबसे छोटे स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे लेबर वर्कर, सर्वेंट्स। ठीक है, तो इन सभी को क्या करना था, यहाँ पे टैक्स पे करना था। कौन टैक्स पे नहीं कर रहा था, जिनके पास काफी पैसा था लेकिन उन्हें टैक्स पे नहीं करना था। क्लियर है। The Society of State was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. ठीक है, तो मिडल एजेस और पुराने जमाने में क्या चलता था, फ्यूडल सिस्टम चलता था। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. 1789 के पहले जिस तरीके का वहाँ राज्य चलता था, सोसाइटी बनी थी, ठीक है, वो ओल्ड रिजीम कहलाता है। नाउ व्हाट इज द फ्यूडल सिस्टम, सो लेट अस सी व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में सबसे ऊपर क्या कौन होता है, किंग। किंग है, उसका अपना बहुत बड़ा किंगडम होता है। ठीक है, तो क्या वो अकेले क्या करता है, क्या अकेले सब जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उनकी देखभाल कर सकता है, जो लैंड है क्या उनको संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता है। ठीक है, तो लैंड, राजा के पास क्या होते हैं, बहुत सारे कोर्ट मेंबर्स होते थे। ठीक है, ठीक, सो वो क्या करता था, अपने जो लैंड होते थे वो इन लोगों को संभालने के लिए दे देता था। ठीक है, सो बहुत सारे कोर्ट्स मेंबर होते थे। ठीक है, तो उनमें 8, 10, 12, 13, 14 जितने भी होते थे, खास लोग जो होते थे वो उन्हें संभालने के लिए दे देता था। ठीक है, क्योंकि उनको संभालना किसी एक की बस की बात नहीं है। इसका मतलब अब ये जो लोग हैं, ठीक है, इनके पास भी काफी सारा एरिया आ गया, बहुत सारा लैंड आ गया। ठीक, अब ये भी क्या संभाल सकते, इतना नहीं। ठीक है, तो सपोज एक के पास यहाँ पे 500 एकर्स है। ठीक है, ऐसे ही हर एक के पास 500 एकर्स उन्होंने बांट दिया। ठीक, सो अब ये हम एक की बात ले रहे हैं, एक कोर्ट मेंबर को ले रहे हैं जिसके पास 500 एकर्स हैं। क्या ये इतना संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता है। तो ये क्या करेगा, अपने अंडर 4-5 लोगों को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है,
क्योंकि ये भी तो ये हर एक चीज को नहीं संभाल सकता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अलग अलग जमींदारों को ये क्या करेगा, अपने नीचे अंडर के लोगों को दे देगा। ठीक है। देन अब ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, अपने नीचे और लोगों को लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। अब ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, अपने अंडर, अपने देख रेख में ये चाहे तो और भी कर सकते हैं 25 या अपने हिसाब से जितने परसेंटेज होगा उतने परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, या तो ये खुद भी खेती में पीसेंट, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं उनको लगा के काम करवा सकते हैं, या तो किसी और को दे के फिर क्या कर सकते हैं, ये जो रहेंगे ये अपने नीचे पीसेंट्स को लगा के, जो वर्कर्स होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, उनको लगा के काम करवा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम आ रहा है ये होता है फ्यूडल सिस्टम, जिसमें राजा अपना खुद नहीं संभालता है लेकिन उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो संभालते हैं। राजा को क्या चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या सिस्टम होता है, ये सब खेती करेंगे, इनसे खेती करवाएंगे। ठीक है, और जो पीसेंट्स होते हैं इन्हें क्या मिलता है, इनकी जो पर डे सैलरी मिलती है, पर डे और मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है, सो अब क्या करना होता है, ये जो पैसा इनको मिलता है ये इनको क्या देते हैं, इनको अनाज मिलता है। ठीक है, साथ साथ क्या होता है कि ये इनको जो भी अनाज मिलता है ये ऊपर पहुंचाते हैं, उसका कुछ परसेंट रख के फिर ऊपर पहुंचाते हैं, ये उनको ऊपर देते हैं, ये ऊपर देते हैं, ये ऊपर देते हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि वो अनाज के फॉर्म में ऊपर तक पहुंचे या तो फिर पैसे के फॉर्म में पहुंचे, जैसा वो चाहे, जैसा वो राजा तक पहुंचाना चाहते हैं उस हिसाब से पहुंचता है। और साथ ही साथ इनको टैक्स भी देना पड़ता है राजा को। ठीक है, तो इस तरीके से या तो टैक्स राजा अनाज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या तो पैसे के फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी जैसा राजा चाहे। तो कुछ अनाज के फॉर्म में होता होगा, कुछ पैसे के फॉर्म में होता होगा, तभी तो उनकी ट्रेजरी भरती होगी। ठीक है, सो ये क्या सिस्टम कहलाया, फ्यूडल सिस्टम। नाउ फिगर 2 shows how the system of state in French society was organized. Peasant made up about 90% of the population. So 90% population किसकी है, peasants की है। ठीक है, यानी लो क्लास वर्कर की है। However, only a small number of them owned the land they cultivated. तो बहुत कम ऐसे लोग थे, इस 90% की पॉपुलेशन में बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिनके पास अपना खुद का लैंड था। About 60% of the land was owned by nobles. So 60% लैंड किसके पास था, नोबल्स के पास, the church and the richer men of the third state. So यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो यहाँ पे जो ये दोनों जो ग्रुप है ज्यादातर पॉपुलेशन इनकी थी। ठीक है, अब पीजेंट एंड आर्टिसन एंड स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, तो 90% पॉपुलेशन इनकी थी। ठीक है, सो जो ज्यादा से ज्यादा जो जमीन थी वो किसके पास थी, हायर, यानी कि जो चर्च होते थे, चर्च के फादर्स होते हैं उनके पास। ठीक है, और भी जो हाई प्रीस्ट होते थे उनके पास। देन सेकेंड जो आता था उनसे थोड़ा बहुत कम, जो नोबिलिटी, नोबल पर्सन और भी जो हाई क्लास पीपल होते हैं उनके पास। उनके बाद कौन आता है, बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, इन सब के पास होता था। ठीक है, फिर उनसे थोड़ा बहुत कुछ बचता था, तो कुछ ही जो ऐसे लोग होते थे, पीसेंट्स और आर्टिसंस या कुछ भी लैंड लॉर्ड्स, ठीक है, उनके पास थोड़े बहुत जमीन होते थे। और बाकी जो रहते थे उनके पास कुछ जमीन नहीं होती थी, कोई भी जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के लैंड पर काम करते थे। वो इन सारे लोगों के जो पास लैंड होता था ये तो खुद काम नहीं करेंगे, तो ये लोग उनका काम करके देते थे। ठीक है, देन अबाउट the member of the first two state, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. certain privileges का यानी कि हायर क्लास पीपल है। ठीक है, हायर क्लास पीपल के पास काफी सारे अपने खुद के, यानी कह सकते हैं कि राज्य अधिकार, ठीक है, बहुत सारे स्पेशल राइट्स होते थे। ठीक है, स्पेशल राइट्स यानी पैसा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उनका एक अधिकार ही कहा जा सकता है। ठीक है, वो उनकी मनमर्जी ज्यादा चलती थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट।
द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल यानी कि जैसा अभी हमने राजशाही में देखा था, जैसे राजा करते थे वैसे ये लोग भी जो हाईएस्ट प्रीस्ट होते थे, फादर्स होते थे चर्च के, क्या ये खुद काम करेंगे? नहीं। तो यहाँ पे भी वही फ्यूडल सिस्टम चलता था। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीसेंट, ठीक है। तो जो भी आता था तो वो जो बेचारे लेबर्स वहां काम करते थे उनसे यहाँ वसूली की जाती थी। Peasants were obliged to render service to the Lord to work in his house and field। तो peasants का काम क्या था? क्योंकि उनके पास कोई लैंड नहीं था, खुद का काम नहीं था, तो इसलिए उन्हें दूसरों की सर्विस करनी पड़ती थी, चाहे वो लैंड हो, चाहे फील्ड हो या घर हो। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड, ठीक है। तो या रोड बनाए, किसी के घर में काम करे, फील्ड में काम करे या आर्मी में जाके काम करे, तो पीसेंट्स का यही काम होता था, ठीक है। और ये जो यहाँ पे प्रिस्ट होते थे, ठीक है, क्लर्जी है, ग्रुप ऑफ, ये क्लर्जी मतलब होता है कि हाईएस्ट हाई क्लास पीपल जो होते हैं, फादर होते हैं, चर्च के प्रिस्ट होते हैं, उन सब क्या करते हैं, उनके पास काफी अधिकार होते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है, हाईएस्ट पोस्ट पे है, तो बहुत सारे अधिकार हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। दैट इज क्लर्जी। तो अब एक और स्पेशल फंक्शन ये है, यहाँ का थिंग ये है कि ये क्या करते थे, इनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था, बिल्कुल राजा जैसे अधिकार इनके पास होते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टिथेस। चर्च भी क्या करते थे, ये पीसेंट्स जो लो क्लास वर्कर्स होते थे उनसे क्या करते थे, अपना टैक्स वसूली करते थे, यानी इनको खुद को टैक्स नहीं देना होता है, इनके पास पैसा बहुत है पर टैक्स नहीं देना है। बेचारे पीसेंट्स के पास पैसा नहीं है, ठीक है, दूसरों की खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और उसके बाद भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो चर्च को जो टैक्स जाता था उसे कहते थे टिथेस फ्रॉम द पीसेंट। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट यानी कि इन्हें पे करना होता था, इन सारे लोगों को, थर्ड स्टेट के सारे लोगों को पे करना होता था टैक्स। क्लर्जी एंड नॉबिलिटी स्टेट वाले लोगों को यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। देन दिस इंक्लूड्स अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली, ठीक है। तो यहाँ पे एक चर्च को जाता था, जो पीसेंट पे करते थे अलग से, वो टिथेस कहलाता था, और फिर ये सारे जो थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे उसे डायरेक्ट टैक्स था, वो उसे कहते थे टैली। And number of indirect taxes which were levied on the articles of everyday consumption like salt और tobacco, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स तो देना ही देना था, ठीक है, इनको भी टैक्स दिया ही जा रहा था। और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे अभी हर एक सामान पर टैक्स लगता है, छोटे से छोटी चीज ले लो, बड़ी से बड़ी चीज ले लो, हर चीज में टैक्स होता ही है, वैसे ही उस टाइम पर भी छोटी से छोटी चीजों पर भी टैक्स लगता था और वो उन्हें देना ही पड़ता था। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone। तो जो भी ऊपर जितने भी ये ट्रेजरी खाली हो गई थी ना, तो ट्रेजरी जो है वो भरने का जो मोस्टली काम कहाँ से आ रहा था, सारा जो टैक्स पे करने का काम सिर्फ थर्ड स्टेट का था, ठीक है। Here you can see the figure, ठीक है। फिगर में क्या लिखा है, द नोबल इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों कहा गया है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई, द एनोनिमस एचिंग। सो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, नोबल मैन है, ठीक है, इसके पास बहुत पैसा है, क्लियर। इसे स्पाइडर कहा गया है। ये एक क्या है, पीसेंट है, लो क्लास वर्कर है, ठीक है। इसे फ्लाई कहा गया है। क्यों कहा गया है, ठीक है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ये स्पाइडर होती है, ठीक है, वो एक जाल बनाती है, ठीक है। इस जाल में उसको बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो आके फंसते हैं। ये फ्लाई जो भी है वो भी इंसेक्ट है, वो भी आगे फंसते हैं, ठीक है। बेचारी जाल में फंसी हुई है, तो इसी तरह से इन लोगों के जाल में कौन फंसे हुए हैं, ये लो क्लास पीपल जिनके पास पैसा नहीं होता है। पैसा नहीं है इसलिए पावर नहीं है, ठीक है। तो इनकी मनमर्जी इनके ऊपर अच्छे से चलती है, इनके पास बहुत है लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, उनसे सारी चीजें और लेते लेते अपना अकाउंट और बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें स्पाइडर और इन्हें फ्लाई कहा गया है। This poor fellow brings everything, grain, fruit, money, salad. The fat lord sits there ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look, ठीक है।
ठीक है, इनसे चीजें ले ही लेते हैं, ऊपर से इनको अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स भी नहीं सुनते हैं। द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, जितना ज्यादा इन डेविल्स के पास होता है उतना ही और ज्यादा इनको चाहिए होता है, इनको बिल्कुल भी इन पर रहम नहीं आती है। ठीक है।